हेलो साथियों, आज हम पेंशन रूल का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट वगैरह देखे थे, जिसमें देखा था हमने प्री मैच्योर रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट, इनवैलिड पेंशन, राइट। और इसके अलावा पेंशन कैसे प्रोसेस होती है, एमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं, एवरेज एमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं, राइट। और कितनी पेंशन मिलती है, 50% ऑफ लास्ट बेसिक ड्रॉन जो होते हैं, लास्ट एमोल्यूमेंट्स जो होते हैं उन पे मिलती है। काफ़ी टाइम लग गया है बिकॉज ऑफ कोल्ड, मैं बना नहीं पाया था। अब हम इस वीडियो में ग्रेच्युटी शुरू करेंगे और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम FRSR कवर करेंगे। और बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, राइट। ग्रेच्युटी हम स्टडी करते हैं पहले। जो ग्रेच्युटी होती है ना, वो उसके नाम से ही दिख रहा है, ग्रेटफुल। यानी जहाँ आपने सर्विस की है वहाँ के लोग आपके प्रति ग्रेटफुल है कि आपने यहाँ सर्विस दी, हम आपके आभारी हैं, तो वो आपको कुछ पैसा देना चाहते हैं, राइट। वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। पहला है सर्विस ग्रेच्युटी और दूसरा है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ये कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ है। यहाँ पे कोई पर्सन लेट से 10 साल की सर्विस करके रिटायर हो जाता है, 10 साल से कम की, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, तो उसको पेंशन तो मिलेगी नहीं, नो पेंशन, क्योंकि 10 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। हालांकि वो अलग बात है, इनवैलिड पेंशन केस में जब कोई बंदा इनकैपेसिटेट हो जाता है तो मेडिकल बोर्ड अगर कह दे तो 10 साल रिक्वायर्ड नहीं है, बट यूजुअली हमने देखा है 10 साल रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो सर्विस ग्रेच्युटी के केस में ये है कि 10 साल से पहले रिटायर हो गया तो उसको पेंशन तो मिल नहीं रही, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ग्रेच्युटी दी जाती है। सर्विस ग्रेच्युटी से हम कहेंगे। तो अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो ये कंपेंसेशन है यहाँ पे। और ये जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है ना, ये कंपेंसेट करने के लिए नहीं है, ये जस्ट ग्रेटफुल होने के लिए कि आपने कम से कम 5 साल सर्विस की है, इसलिए आपको हम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दे रहे हैं। यहाँ पे हम पेंशन के लिए कंपेंसेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हाफ मंथ्स एमोल्यूमेंट्स को लेकर, और यहाँ हम कर रहे हैं 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट्स। ऑल राइट। एक बार दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो सर्विस ग्रेच्युटी है ना, ये मिलती है इन एडिशन टू रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। यानी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तो मिलेगी, उसके साथ सर्विस ग्रेच्युटी भी मिलेगी। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है, ये यहाँ पे दी हुई है सर्विस ग्रेच्युटी की। हाफ मंथ्स एमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड, राइट। मान लो किसी ने 5 साल सर्विस की है, तो 5 साल में कितने 6 मंथली पीरियड्स आ गए? 10। हाफ मंथ्स एमोल्यूमेंट्स, मान लो उसके एमोल्यूमेंट्स थे 50,000, तो हाफ मंथ के 25,000 इंटू 25,000, है ना। ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे है 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट्स, राइट। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे पेंशन के केस में डियरनेस अलाउंस नहीं था, यहाँ डियरनेस अलाउंस भी एमोल्यूमेंट्स का पार्ट होगा। ओके, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक।
क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मान लेते हैं कोई एम्प्लॉई 6 साल बाद रिटायर हो जाता है और उसकी लास्ट राउंड सैलरी 50,000 थी, तो उसको ये रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलेगी 50,000 इंटू, हाँ सॉरी पिछली स्लाइड मैंने थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया था। सो सर्विस ग्रेचुइटी कुछ ऐसे काउंट होगी, मान लेते हैं 50,000 उसका लास्ट एमोल्यूमेंट्स थे, तो सर्विस ग्रेचुइटी में हम हाफ करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 6 साल तक उसने सर्विस की है, तो 6 साल में 12 6 मंथली पीरियड्स हो जाएंगे। और रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के केस में 1/4 होगा। यहाँ हम कर रहे हैं 1/2, क्योंकि ये हम सर्विस ग्रेचुइटी दे रहे हैं। यहाँ हम बंदे को कंपनसेट कर रहे हैं कि भाई तुझे पेंशन नहीं मिल रही, और ये हम दे रहे हैं क्योंकि उसको हम ग्रेटफुल हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ उसको पेंशन के लिए हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं, तो उसको हाफ दे रहे हैं, यहाँ 1/4 दे रहे हैं। सो उसको टोटल जो ग्रेचुइटी मिलेगी वो इतनी मिलेगी, सर्विस ग्रेचुइटी प्लस रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। ऑलराइट, सो इनकी वर्डिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, ये ध्यान रखना। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, सर्विस ग्रेचुइटी जो 10 साल से पहले रिटायर हो जाते हैं, है ना, 10 साल से पहले। ऑलराइट, और मैक्सिमम 16.5 टाइम्स, 16.5 टाइम्स ऑफ द एमोल्यूमेंट्स। और ये 20 lakhs नहीं होगा, ये अभी डीए बढ़ने के बाद 25 lakhs हो गया है। ऑलराइट, और 16.5 गुना मिलेगा, इसको आप याद रख सकते हैं। सो मैक्सिमम लिमिट कुछ ऐसे निकलेगी, मान लो आपकी एमोल्यूमेंट्स है मंथली 50,000, तो उसको हम गुणा करेंगे 16 इंटू 1/2, 16.5, राइट। तो ये कुछ हो गया, एक तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ 33/2। ये बेटर है याद करने में, 3 3 2 ऐसे, है ना। 33/2 आप याद रखिए। ऑलराइट, ओके। उसके बाद अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको मिलती है डेथ ग्रेचुइटी। सो ये टेबल आप याद रख सकते हैं। सो देखो, ये याद करना बहुत इजी है। 1 साल से कम है तो 2 गुना, और 1 से 5 साल के बीच है तो 6 टाइम्स, राइट। 1 था तो 2 कर दिया, 5 है तो 6, 5 से 11 है, 11 के बीच इतनी सर्विस हो गई है तो 11 का 12, और 11 से 20 है, यहाँ एक्सेप्शन है थोड़ा, 20 का 20 ही रहेगा, यहाँ इवन नंबर चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए अगर 11 से 20 का कोई पूछ ले, इतनी सर्विस हो गई है, तो उसको 20 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स, मंथली एमोल्यूमेंट्स। और यहाँ सबसे खास बात है, 20 years और मोर इतनी सर्विस अगर किसी ने दे दी है तो इसका इस तरह से कैलकुलेट होगा, हाफ मंथ ऑफ एमोल्यूमेंट्स, यानी कि 50,000 उसके एमोल्यूमेंट्स से लेट से, सो उसका हाफ मंथ ये हो गया। फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड, यानी मान लो उसने 20 साल की सर्विस की है, तो 6 मंथली पीरियड कितने हो गए, 40। ऑलराइट, ऐसे कैलकुलेट होगा। और मैक्सिमम कितना मिल सकता है, डैट इज 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स। वहाँ कितना था, 16.5, यहाँ उसका जस्ट डबल है ना। वहाँ कितना था, 33/2, यहाँ डेथ के केस में 33 टाइम्स है। जस्ट इमेजिन 33 टाइम्स। तो ये याद करने का तरीका है। ऑलराइट,
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवाइज आप इसे कर सकते हैं बार बार। और ये चीज़ बार बार आ रही है, एमोल्यूमेंट्स इंक्लूड डीए ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो डीए इंक्लूडेड है यहाँ, पेंशन में डीए इंक्लूडेड नहीं था। ऑल राइट, एमोल्यूमेंट्स काउंट करते हुए। और जो एनपीएस वाले बंदे हैं वो भी एलिजिबल होंगे। एनपीएस वालों को भी ग्रेचुइटी मिलेगी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी। सर्विस ग्रेचुइटी उन्हें नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी हमने देखा था 5 साल की सर्विस के बाद मिलती है। और इसमें रिटायरमेंट ग्रेचुइटी में हम देते हैं 1/4, क्योंकि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के केस में पेंशन तो मिल ही रही है ना, इसलिए 1/4 दे रहे हैं। और सर्विस ग्रेचुइटी में हम दे रहे थे 1/2 ऑफ व्हाट, एमोल्यूमेंट्स, इनटू नंबर ऑफ 6 मंथली पीरियड्स। ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ भी 6 मंथली पीरियड्स कितने सर्व किए हैं और मैक्सिमम कितना देखा हमने। मैक्सिमम जो हमारी ग्रेचुइटी थी ना, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मैक्सिमम हमारी थी 33/2 और डेथ मैक्सिमम थी 33 टाइम्स। अगर 20 ईयर से ज़्यादा सर्विस होगी तो 33 था। बाकी हमने ऊपर टेबल देखी थी। ओके, सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, हमें इनको याद रखना है। और रेजिडुअरी ग्रेचुइटी यानी बची खुची ग्रेचुइटी, ये कैसे है। मान लो कोई बंदा रिटायर होता है यहाँ पे और उसके 5 साल के अंदर अंदर यहाँ उसकी डेथ हो जाती है इस पीरियड में। तो अगर उसको जितना भी बेनिफिट मिला था यहाँ रिटायरमेंट के टाइम पे, अगर वो उसके टोटल एमोल्यूमेंट्स के 12 गुना से कम है तो ये रेजिडुअरी ग्रेचुइटी उसको मिल जाती है। कितनी मिलती है, एमोल्यूमेंट्स इंटू 12। इससे जितना कम रहता है उतना बाकी का जो पैसा है, डिफिशियंसी जो है ना, वो मिल जाती है। इतना ही याद रखना है बस। एमोल्यूमेंट्स इंटू 12 एक तरह का यूँ समझ लो आप, ये 1 साल का मामला हो गया कुछ। तो 12 यानी कि 12 मंथ्स होते हैं ना। सो ऐसे याद आप रख सकते हैं इसको, ज़्यादा ध्यान देने वाली नीड नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और डेथ ग्रेचुइटी किसको दी जाएगी, वो बंदा तो डेड हो गया है तो ऑफ कोर्स उसके नॉमिनी को दी जाएगी या एलिजिबल मेंबर ऑफ द फैमिली। ओके, और अगर कोई माइनर है तो उसके नेचुरल गार्जियन को दी जाएगी। और अगर नेचुरल गार्जियन नहीं है तो उस बंदे को जो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट देगा। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो गार्जियन अगर नेचुरल नहीं है तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बट सर्टिफिकेट देने से पहले हम उसको टोटल जो पेमेंट है ना उसका 20% पे कर सकते हैं और बाकी का जब वो अपना सर्टिफिकेट दे देगा उसके बाद पे कर देंगे। ओके, सो ये 20% आप ध्यान रख सकते हैं कितना कर सकते हैं, यानी 5वां हिस्सा, 1/5। और यहाँ पे नॉमिनेशन का लिखा हुआ है कि हर बंदे को अपना नॉमिनेशन देना है ताकि उसकी डेथ के बाद किसको पैसा मिलेगा। फैमिली है तो फैमिली के फेवर में जाएगा और कोई फैमिली नहीं है तो जिसको भी वो डिक्लेयर करेगा उसके पास जाएगा। सो ये बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ आगे आती है, फैमिली का मीनिंग क्या है। सो ये चीज़ कुछ हद तक तो हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। सबसे पहला अधिकार होता है उसकी ग्रेच्युटी पे उसकी वाइफ का, है ना।
और उसमें जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ भी आएगी, और अलग हो गई है ना, वो भी आएगी। और फिर दूसरा हस्बैंड हो गया, यानी पहले तो स्पाउस ही हो गई। स्पाउस के बाद कौन आता है? वाइफ के बाद उसके बेटों का, है ना। बेटियों का पहले नहीं है, पहले बेटों का है, क्योंकि बेटी जो है वो माना जाता है कि नेक्स्ट अपने हस्बैंड से जुड़ी होती है ज़्यादा। सो सन के बाद उसमें स्टेप सन भी आ जाएंगे, अडॉप्टेड सन्स भी आ जाएंगे। उसके बाद अनमैरिड डॉटर्स, है ना। उसके बाद कौन सी डॉटर्स? विडोड और डिवोर्स्ड। सो ध्यान दे सकते हैं भी मैरिड डॉटर्स नहीं आई हैं, है ना। सन चाहे कैसा भी हो, मैरिड हो या अनमैरिड चलेगा, है ना। और सो उसके बाद बारी आती है माँ बाप की। पहले फादर, उसके बाद मदर, और उसके बाद ब्रदर्स, और फिर सिस्टर्स, उसमें भी अनमैरिड, विडोड, डिवोर्स्ड। उसके बाद जाके बारी आती है मैरिड डॉटर्स की, है ना। उसके बाद आगे ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। सो अगर मान लो कि उसने नॉमिनेट किया ही नहीं किसी को, तो किसको मिलेगी? तो फिर 1 से लेकर 5 तक जितने भी थे ना, उनको बराबर बराबर दे दी जाएगी। 6, 7, 8, 9, 10 इनको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। इनको तब करेंगे जब 5 तक कोई बंदे हो ही ना। अगर मान लो सिर्फ चौथा और पांचवा है तो इन दोनों में बांट देंगे, 3, 4, 5 है तो इन तीनों में बांट देंगे, है ना। ये जो लास्ट वाले हैं ना, इनको बाद में कंसिडर करेंगे। तो एक बार देख भी लेते हैं छठे नंबर पे कौन था, यानी कि फादर ऑनवर्ड्स, फादर मदर ऑनवर्ड्स जो भी थे ना, उनको बाद में कंसिडर करेंगे। पहले तो इसको बेटी बेटियां और पति पत्नी वो सब आएंगे इसमें। ये फादर मदर सिस्टर ये सब बाद में आएंगे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, है ना। सो ये हो गया हमारा मैटर क्लियर, है ना। फिर आगे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी एम्प्लॉय के मर्डर में किसी का हाथ है उन मेंबर्स में से, तो उनको नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। और अगर किसी की कोई फैमिली नहीं है, कोई नॉमिनेशन उसने नहीं किया, तो अगर किसी के पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो उसको मिल जाएगा, वरना ये जो ग्रेच्युटी है ये लैप्स कर जाएगी। फाइन। और एमोल्यूमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें बेसिक पे आएगी, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस आएगा जो डॉक्टर्स को मिलता है, और डियरनेस अलाउंस आएगा ये। और पेंशन में डियरनेस अलाउंस नहीं था, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस है। और अगर पिछले 10 महीने में उसकी जो सैलरी थी या एमोल्यूमेंट्स थे वो वेरी कर रहे, तो हम एवरेज निकाल लेंगे पिछले 10 महीने का। फाइन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम ग्रेच्युटी से रिकवरी कर सकते हैं, मान लो उसने कुछ नुकसान पहुंचाया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के कुछ ड्यूज पेंडिंग है, तो क्या हम वो ग्रेच्युटी से उसके निकाल सकते हैं, कवर कर सकते हैं बिना उसकी परमिशन के? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिना परमिशन के, कंसेंट लेने की भी नीड नहीं है। गवर्नमेंट ड्यूज जो है ना, वो ग्रेच्युटी से हम रिकवरी कर सकते हैं उनकी। और फिर ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स है, जो मतलब क्वार्टर वगैरह देने का काम करता है, अगर ये पूरी तरह से श्योर नहीं है कि कितना ड्यू वगैरह पेंडिंग है, तो ये 10% ग्रेच्युटी को विद होल्ड भी कर सकते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट याद रख सकते हैं आप 10%। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि HRA जो हमारा होता है ना, वो मिनिमम ये रेंज है 10, 20, 30 ऐसा है ना। अब बढ़ गया होगा बट यूजुअली आई थिंक यही है अभी भी। तो 10% होल्ड कर सकते हैं, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और जो डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स है ना,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेकेशन अगर वेकेट कर देता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको नो डिमांड सर्टिफिकेट दे। नो डिमांड सर्टिफिकेट यानी हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप आराम से अपनी ग्रेजुइटी, रिटायरमेंट वगैरह बेनिफिट्स लो और जाओ। सो नो डिमांड सर्टिफिकेट ये देना होता है 14 डेज़ के अंदर अंदर। ये डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स की जिम्मेदारी है ना। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस पे कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। हमें जो ग्रेच्युटी मिलती है ना, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। ग्रेच्युटी के लिए हमने देखा कि हमें इसमें डीए भी काउंट होता है ना। और मैक्सिमम कितनी मिलती है? 33/2। और डेथ के केस में 33 टाइम्स ऑफ व्हाट? ऑफ एमोल्यूमेंट्स, है ना। और ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट अभी कितनी हो गई है? डेट इज 25 lakhs। हाँ, और क्या ध्यान रखना है? सर्विस ग्रेच्युटी हमें मिलती है अगर हमारी सर्विस 10 साल से कम हो, 10 से कम हो। और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है 5 से ज़्यादा की सर्विस पे। सो ये सब चीज़ें याद रखेंगे हम। सो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी, है ना। ऑथराइजेशन के लिए, ऑथराइजेशन होता है प्राधिकार, यानी अधिकार दे दिया कि आपको पेंशन अब मिलेगी। तो उसके लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एक ऑर्डर निकालना होता है, पीपीओ जिसको हम कहते हैं। वो जो अकाउंट ऑफिसर है ना, अकाउंट्स ऑफिसर, वो निकालेगा। वो कब निकालेगा? जब हेड ऑफ ऑफिस जो है ना, वो सारे पेंशन पेपर्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हेड ऑफ ऑफिस जो है वो सारे पेपर तैयार करेगा पेंशन से रिलेटेड, और वो अकाउंट ऑफिसर को भेजता है। अकाउंट ऑफिसर फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ निकालता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये टाइमलाइन। रिटायरमेंट के 2 महीने से पहले निकाल देना ये काम, है ना। ये याद रखना है हमें, 2 महीने एडवांस में। और कितनी फाइनल पेंशन हुई है, वो जो अकाउंट ऑफिसर है वो हेड ऑफ ऑफिस को इंटीमेट कर देगा, और उसको ये बोलेगा कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट के ड्यूज़ पेंडिंग है तो वो आप एडजस्ट कर लो। और ये हमने पिछले पिछले स्लाइड्स में देखा था कि बिना कॉन्सेंट के भी गवर्नमेंट ड्यूज़ को रिकवर कर सकते हैं, कॉन्सेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर मान लो जो अकाउंट ऑफिसर है उसको किसी कारणवश पेंशन पेपर नहीं मिल पाए और उसकी रिटायरमेंट की जो डेट है वो आ गई है, अब क्या होगा? तो उस केस में प्रोविजनल ग्रेच्युटी और प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी उसको, है ना। और वो 100% ही होगी। हाँ, ग्रेच्युटी का हम 10% रख लेंगे ताकि कोई ड्यू वगैरह हो तो काट लें, है ना। ये प्रोविजनली पे करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि उसको देंगे ही नहीं, क्योंकि लैप्स जो है वो हेड ऑफ ऑफिस के लेवल पे हुआ है ना, उन्होंने नहीं पहुंचाया अकाउंट ऑफिसर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स। हम एम्प्लॉय को क्यों सफ़र करवाएं? एम्प्लॉय को हम प्रोविजनल पेंशन दे देंगे, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, और ये जो ग्रेच्युटी वगैरह है ना प्रोविजनल, ये फर्स्ट ऑफ द मंथ इन विच इट इज़ ड्यू, यानी महीने की पहली तारीख को ही ये जो प्रोविजनल पेंशन वगैरह है इसको पे करने के लिए, इसको ऑथराइज करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे पहली ही तारीख को मंथ की, है ना। और 10 दिन के अंदर अंदर
जो सैंक्शन है वो भी इशू कर देंगे, ऑर्डर जो है ना 10 दिन के अंदर अंदर। पहली तारीख को स्टेप लेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर पूरा ऑथराइजेशन हम कर देंगे। और ये जो सिस्टम चलेगा ना पूरा, जो प्रोविजनल वाला है, ये शैल नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, है ना। 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए ये। 6 महीने के अंदर अंदर आपको पीपीओ वगैरह जारी कर देना है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। और मान लो प्रोविजनल पेंशन हमने गलती से ज़्यादा पे कर दी थी, तो हम एक्सेस को रिकवर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये तो रही हमारी प्रोविजनल पेंशन एंड ग्रेच्युटी की बात। और किसी पर्सन के अगेंस्ट लेट्स से डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोई केस वेस चल रहा है, तो उसको जो प्रोविजनल पेंशन है ना वो तो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट नो ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी जब तक कि प्रोसीडिंग जो है ना वो कंक्लूड ना हो जाए, है ना। अच्छा, मान लो इंक्वायरी वगैरह के बाद ये पता चलता है कि उसको पेंशन जो है ना वो कम बनेगी एज़ कम्पेयर टू प्रोविजनल पेंशन जो उसको ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो क्या रिकवरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितनी मिल गई पेंशन मिल गई, है ना। फाइन। सो क्या रिवीजन ऑफ पेंशन अलाउड है? अगर फाइनल ऑथराइजेशन हो गया है, अकाउंट ऑफिसर ने सारा कुछ कर दिया है, पीपीओ वगैरह जारी कर दिया है, और पीपीओ 2 महीने पहले जारी करना होता है, ये ध्यान रखना है, तो क्या रिवाइज कर सकते हैं? अगर क्लैरिकल एरर हुआ है ना तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अगर 2 साल बाद ये पता चलता है तो उसके लिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है ना, इसकी कॉन्करेंस लेनी पड़ेगी, तभी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे पेमेंट ऑफ पेंशन। पहले देखा था ऑथराइजेशन। नाउ हम जो हमारा पीपीओ है ना उसको डिसबर्सिंग अथॉरिटी जो होती है ना, जो पेमेंट को डिसबर्स करेगी, यूजुअली कौन करता है डिसबर्स? या तो बैंक करते हैं या ट्रेजरीज या पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स, PAO। ऑलराइट। सो सबसे पहले जो अकाउंट ऑफिसर है उसने ऑथराइज तो कर दिया है ऑलरेडी, है ना, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। उसने पीपीओ जारी करके पेमेंट ऑथराइजेशन तो कर दी है। अब वो जाएगा डिसबर्सिंग अथॉरिटी के पास, है ना, और वो इंटीमेट कर देगा पेंशनर को जिसको पेंशन मिलनी है, कैलकुलेशन शीट भेज देगा कैसे कैलकुलेट हुई है ना, और उसकी पेमेंट चालू हो जाएगी। और पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेजरीज, नेशनल बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज, PAO। ओके। और पेंशन की ड्यू डेट क्या है? वो है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ टू विच दे रिलेट। हमें सैलरी भी तो ऐसे ही मिलती है। मान लो कोई बंदा यहाँ ज्वाइन करता है तो उसको यहाँ सैलरी मिलती है, लास्ट डे जो होता है ना, वर्किंग डे जो होता है लास्ट, लेट्स से 31 जैन है, यहाँ मिल जाएगी। वैसे ही पेंशन है सेम। अब एक टॉपिक आता है जिससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन का मतलब है कि हमें जो पेंशन मिलेगी उसको, उसके एक पोर्शन को कम्यूट करवा लेना इनटू लंपसम पेमेंट, है ना। ये हो गया कम्यूट। कम्यूट का मतलब ही होता है चेंज करवाना, है ना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन।
जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ना, किसी भी सज़ा को, फांसी की सज़ा होती है यूजुअली, उसको कम्यूट करना इनटू लेस हार्म। जैसे किसी को फांसी की सज़ा मिली है, डेथ सेंटेंस, उसको वो कर सकते हैं कम्यूट इनटू लेस सिवियर फॉर्म। वैसे ही यहाँ पे है। सो जो पेंशन मैक्सिमम कम्यूट कर सकता है डेट इज़ 40% ऑफ मंथली पेंशन, है ना। ये कैलकुलेशन भी यहाँ दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये उसके फाइनल इमोल्यूमेंट्स थे, तो पेंशन इमोल्यूमेंट्स की हाफ हो गई, और इस हाफ का 40% इतना आ जाता है 6300। इस 6300 को हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे कम्यूटेशन फैक्टर, जो कि एक टेबल होती है, ये हमें याद रखना है बेसिकली, इनटू 12। सो इतना फाइनल कम्यूटेशन उसको लंप सम के रूप में मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप यहाँ तो नहीं दी हुई है, बट एक सेकेंड, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, कम्यूटेड वैल्यू जो होगी ना, वो होगी कम्यूटेबल पोर्शन ऑफ पेंशन, यानी कि 40% ऑफ फाइनल इनटू कम्यूटेशन फैक्टर, ये दिया हुआ, इनटू 12, राइट। ये याद रखना है हमें। और एक चीज़ पिछली वीडियो में भी देखी थी, जो कंपैशनेट अलाउंस मिलता है ना, वो भी कम्यूट करवाया जा सकता है। कंपैशनेट अलाउंस हमने देखा था, अगर किसी एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, तो उस केस में उसको कोई पेंशन नहीं मिलती है। बट अगर अथॉरिटीज़ को लगे कि थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, उस केस में उसको हम कंपैशनेट अलाउंस दे देते हैं, राइट। और कंपैशनेट अलाउंस हमने देखा था 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो फाइनल 2/3 जो हमारी पेंशन या ग्रेच्युटी थी ना, जो जितनी मिलने वाली थी, उसके 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम कम दे सकते हैं हम, फाइन। सो कम्यूटेशन जो है ना, इसकी भी कंडीशन है। इसको विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन किसको दिया जाएगा और विद मेडिकल एग्जामिनेशन किसको दिया जाएगा। सो अगर कोई पर्सन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर करवा रहा है ना, तो उसको हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो लंप सम देना होगा ना, वो हम दे देंगे। बट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन इन केसेस में देंगे हम, अगर किसी को इनवैलिडेशन पे रिटायर किया गया। इनवैलिडेशन यानी फिजिकली इनकैपेसिटेट हो गया था, तो उसको रिटायर करना पड़ा, तो इनवैलिडेशन। किसी को कंपल्सरी रिटायर किया गया एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी, प्री मैच्योर नहीं, कंपल्सरी रिटायर, पेनल्टी लगा के। फिर किसी को अगर कंपैशनेट अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, कंपैशनेट अलाउंस डिसमिसल और रिमूवल के केस में था, तो उसको भी पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। और उसके बाद यूनिवर्सल कंडीशन है ही, सारे पेंशनर 1 साल बाद अगर कम्यूटेशन ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मान के चलती है कि 1 साल तक तो किसी का कुछ नहीं होगा, कोई हेल्थ इशू वगैरह कुछ नहीं आएगा। 1 साल के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, फाइन। तभी कम्यूट करवा सकते हो आप, पता चले जिंदा ही नहीं रहा, है ना। तो मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है, तभी कम्यूटेशन अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। सो ये 1 साल को हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन किस केस में नीडेड है कम्यूट करवाने के लिए पेंशन, तो वो एक कुछ ऑप्शन दे देंगे। तो 1 ईयर होगा, 1 साल से अगर रिटायरमेंट के
1 साल बाद अगर आप कम्यूट करवाना चाह रहे हो तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। फाइन। और जो कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी कौन होगी जो चेकअप करेगी, वो होगा मेडिकल ऑफिसर। सिविल सर्जन यूजुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं। और अगर किसी को इनवैलिड पेंशन का कम्यूटेशन करवाना है तो उस केस में मेडिकल बोर्ड से हमें ऑथराइज कराना पड़ेगा, फिट डिक्लेयर कराना पड़ेगा। फाइन। सो इनवैलिड पेंशन जो थी वो इनकैपेसिटेट अगर कोई हो जाए बंदा, यानी सर्विस करने लायक ही नहीं बचा, कुछ इंजरी वगैरह हो गई है, सो उस केस में मेडिकल बोर्ड, अदरवाइज सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। फाइन। के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करवा ही क्यों रहे हैं। ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि कम्यूट हम इस बेसिस पे कराते हैं कि भाई आने वाले टाइम में वो जिएगा, ये मान के चलते हैं। तो हम ये जो एडवांस दे रहे हैं ना, ये एक तरह का एडवांस ही तो हो गया ये, और क्या है कि भाई आपको हम आने वाले टाइम में कुछ पेंशन देने वाले थे, आप ये बार बार लेने की जगह आप इस सारे को कम्यूट करवा लो। तो हम ये कम्यूट हम तभी करेंगे ना जब उसकी हमें एक्सपेक्टेशन हो कि वो आगे जिएगा, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। ऑलराइट। फिर मैटर आता है सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन का। मान लो जो पेंशनर है ना वो खुश नहीं है, मेडिकल अथॉरिटी ने जो भी कहा है, वर्डिक्ट दिया है, मेडिकल अथॉरिटी ने मान लो कह दिया कि उसकी एज को थोड़ा ज़्यादा मान के चलो आप, मतलब जितनी एज उसकी, लेट्स से मान लो अभी वो 65 का है, या 65 नहीं, मान लेते हैं 62 का है, तो मेडिकल अथॉरिटी ने कह दिया इसको आप 70 का मान के चलो, उसके बेसिस पे आप जो कम्यूटेशन फैक्टर है ना वो काउंट करो। आप ये ऐसे नहीं समझोगे, मैं बताता हूँ। सो जैसे ये है कम्यूटेशन टेबल जो है ना, कौन व्यक्ति, कोई पेंशनर कितना लंपसम ले सकता है, यानी कितना कम्यूट करा सकता है, वो कम्यूटेशन फैक्टर पे डिपेंड करता है जो कि इस टेबल में है। यानी यहाँ एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे कम्यूटेशन फैक्टर घटता जाएगा, यानी आप उतना, ये देखो यहाँ भी घट रहा है ना, सो ये घटते घटते 6.897 आ जाता है, ये देख रहे हो, लास्ट 70 है ना। सो कम्यूटेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा होगा ना, सो मान ले कोई बंदा 62 का था, उसको अगर हम मेडिकल अथॉरिटी 70 का मानने को कह देती है ना, यानी उसकी एज में कुछ ऐड कर देती है वो, तो कम्यूटेशन फैक्टर देखो 8 से 6 आ जाता है, यानी वो कम कम्यूट करवा पाएगा। इसलिए वो फिर बंदा जाता है सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, पहले एग्जामिनेशन को चैलेंज करने के लिए, राइट। सो वो यहाँ जा सकता है। फाइन। और वो कब जाएगा? आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। 1 साल तो वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो सेकंड एग्जामिनेशन के लिए जा सकता है। और अगर वो अपील कर देता है अपने पुराने हेड ऑफ ऑफिस को, फिर तो लाइक पहले भी जा सकता है। ये 1 साल वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये 1 साल वाली एप्लीकेबल, ये 1 साल है पैसिव। अगर वो है, अगर वो एक्टिवली जाके अपील कर देता है कि नहीं नहीं मैं खुश नहीं हूँ इस डिसीजन से, मुझे फिर से करवाना है, तो 1 साल वाली कंडीशन वैलिड नहीं होगी। वो 1 साल से पहले भी करवा सकता है ना, जब भी वो अपील करेगा। ऑलराइट, ये मामला है पूरा। अदरवाइज अपील वगैरह वो ना करे तो 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 1 साल बाद वो दूसरा एग्जामिनेशन करवाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12 इंटू अमाउंट ऑफ पेंशन। ये अमाउंट ऑफ पेंशन जो है ना,
ये होगी हमारी 40% ऑफ जो भी पेंशनेबल अमाउंट है उसका 40%। फाइन। और ये जो हमारा कम्यूटेशन टेबल है ना, इसमें एज नेक्स्ट बर्थडे इस पे डिपेंड करती है। फाइन। सो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी इस टेबल को, ये याद नहीं करना है हमें, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। फाइन। सो इसको याद रखने का तरीका ये है कि 12 महीने की जो पेंशन होगी ना, उसको कम्यूटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, इतना ध्यान रख सकते हैं। यानी 1 साल की पेंशन को आप कम्यूटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आप लमसम घर लेके जा सकते हो। ओके। और ये सिंपल सा पॉइंट है, पेमेंट जो है वो हेड ऑफ ऑफिस करेगा अगर उसने रिटायरमेंट से पहले अप्लाई किया था, और बाकी केसेस में पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी करेगी और ऑन द ऑर्डर इशूड बाय अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, बेसिक सी बात है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और फिर जो हमें अगर कम्यूट करवा लिया ना कुछ पैसा, तो उसके बिहाफ पे फिर पेंशन भी तो रिड्यूस होगी ना कुछ, क्योंकि पेंशन जो आगे फ्यूचर में मिलने वाली थी उसी को ही हमने लमसम बना के कम्यूट करवाया है, तो पेंशन अब रिड्यूस भी करनी पड़ेगी। तो वो रिडक्शन जो है वो कब से इफ़ेक्टिव होगी? वो होगी या तो आपको उस डेट से आपको कम पेंशन मिलना शुरू होगी जब से आपको रिसीव आप कर लेते हो कम्यूटेड वैल्यू जो है ना पेंशन की, आपके हाथ में आ गया मान लो वो लमसम जिस डेट को, और या फिर 3 महीने के बाद मिलेगा आपको ये जो अथॉरिटी ऑफ फॉर पेमेंट, एक तरह का ऑर्डर जो जारी होता है ना, उसके 3 महीने जो भी इनमें से पहले हो जाए, या तो आपके हाथ में आ गया रिसीव हो गया, या जो अथॉरिटी फॉर पेमेंट इशू किया था ना अकाउंट ऑफिसर ने, उसके 3 महीने के बाद, है ना। और जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा तो आपको पेंशन कम मिलनी शुरू हो जाएगी, रिड्यूस्ड पेंशन। और फिर मान लेते हैं किसी बंदे को रिड्यूस्ड पेंशन इस पॉइंट से मिलना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ कम्यूटेशन, मिलती रहती है कम पेंशन। तो यहाँ 15 साल जब ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद उसको वापस अपनी नॉर्मल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन। सो ये 15 साल की लिमिट है ना, ये ध्यान रखनी है। 15 साल बाद उसको अपनी जो नॉर्मल पेंशन थी वो मिलना शुरू हो जाएगी। और ये अब जो भी पेंशन वाला है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक बार हम सारा रिवाइज करते हैं कम्यूटेशन को लेकर, है ना। सो हमने देखा था कि 40% को करवा सकते हैं मंथली पेंशन का, है ना। ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया था जो 6300 आया था, है ना। देखा था कि इन केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, इनवैलिडेशन यानी कोई इनकैपेसिटेट हो गया कोई बंदा और पेनल्टी के कारण कंपल्सरी रिटायर होना पड़ा, कंपैशनेट अलाउंस मिल रहा है उसको, और 1 साल के बाद करवा रहा है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। फिर हमने इसकी कैलकुलेशन देखी थी कितना लमसम मिलेगा उसको, जो उसकी पूरे साल की जो पेंशन होगी ना उसको कम्यूटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। कम्यूटेशन फैक्टर जो है वो जो एज है उस पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिकली बोला जाए तो एज नेक्स्ट बर्थडे। और 15 साल के बाद जो उसको कम्यूटेशन के कारण जो यहाँ पे उसको कम पेंशन मिल रही थी वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी 15 साल के बाद। फाइन। और एक चीज़ याद और रखनी है कि डियरनेस रिलीफ भी मिलता है ना, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है ना। ये फैमिली पेंशन के केस में भी मिलेगा,
यानी जिसकी डेथ हो गई है एम्प्लॉय की, तो उसके फैमिली मेम्बर को जो पेंशन मिलती है उस पर भी डियरनेस रिलीफ यानी डीए, जो कि महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं, वो भी मिलेगा। फाइन, इतना ही ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद हम फाइनली जंप करते हैं टू फैमिली पेंशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, बहुत सारे तो नहीं बट मतलब सब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फैमिली पेंशन से पूछे गए थे। इसको हम ध्यान से करेंगे। फाइन, ओके। फैमिली पेंशन कब मिलेगी? फैमिली को मिलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो डेड है, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद मिलेगी। अगर उसने 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस की थी तो ही उसको मिलेगी। यानी मान लो आज एम्प्लॉय कोई आता है, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको नहीं मिलेगी, है ना। 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद जाके वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। बट अगर अपॉइंटमेंट के दौरान उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था और उसको फिट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो फिर ये 1 साल वाली कंडीशन मायने नहीं रखेगी, है ना। और कब मिलेगी फैमिली पेंशन? तो थर्ड कंडीशन ये है, रिटायरमेंट के बाद। अगर वो ऑलरेडी रिटायरमेंट के बाद तब मिलेगी अगर वो ऑलरेडी पेंशन रिसीव कर रहा है या कंपैशनेट अलाउंस रिसीव कर रहा है। मान लो कोई पेंशनर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली वालों को फैमिली पेंशन मिलेगी। फाइन, सिंपल बात। और कंपैशनेट अलाउंस हमने देखा ही था, कोई एम्प्लॉय डिसमिस या रिमूव हो जाता है तो उसको यूजुअली तो कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, और जो अथॉरिटी होती है ना वो कंसिडर कर सकती है, कंपैशनेट अलाउंस दे सकती है, जो कि 2/3 जो उसको मिलने वाला था उससे कम होगा। 2/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते बेसिकली कंपैशनेट अलाउंस। और कंपैशनेट अलाउंस को हम कम्यूट भी करवा सकते हैं, ये हमने देखा था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कब, किस डेट से मिलेगा उनको फैमिली पेंशन, डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ। जैसी डेथ हुई उसके नेक्स्ट डे से मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो फैमिली पेंशन है वो कितनी बनेगी, नॉर्मल रेट कितना है, एनहेंस्ड रेट होता है अगर डेथ इन सर्विस हो जाए। नॉर्मल रेट जो है वो मिलेगा 30% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन, है ना। ये जो है ना, जो पेंशन मिलती है वो होती है 50%, और जो नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन है डेट इज़ 30%, थोड़ी कम मिलेगी फैमिली के केस में ना। 30%, मिनिमम 9,000 मिलेगी और मैक्सिमम जो है 75,000। और कुछ केसेस में ये जो लास्ट 10 मंथ्स है ना उसका एवरेज निकाला जाता है। ये 10 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है। और मिनिमम कितनी मिलती है, 9,000, ये भी बार बार आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। और मैक्सिमम फैमिली पेंशन हमने देख ली है, डेट इज़ 75,000। और ये 75,000 रटना नहीं है, आपको पता है भारत सरकार मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए देती है। इसका 30% कितना होगा, 75,000, है ना। और जो नॉर्मल पेंशन है वो हमने देखी थी, मैक्सिमम कितनी देगी भारत सरकार, 1,25,000, वो 50% होती है क्योंकि। और पे में आएगा पेड ऑन एंड एनपीए, डीए इसमें नहीं आएगा, बट ग्रेचुइटी के केस में डीए आता है। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 50% मिलेगा, नॉट 30%, फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स।
उसकी फैमिली को 10 साल तक एनहेंस्ड रेट पे मिलेगा। ये 10 साल इम्पॉर्टेंट है यहाँ। 50% तो ठीक है, यानी उसको उतना मिलेगा जितना एक नॉर्मल पेंशनर को मिलता है। 50%, 30% नहीं मिलेगा, और 10 साल के लिए मिलेगा, ये याद रखना है। और अगर एक रिटायर्ड बंदे की डेथ हो जाती है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि वो रिटायर्ड है यानी ऑलरेडी बूढ़ा ही है, तो उसको लेकर सरकार ज़्यादा वो नहीं देती है बहुत। उसको तभी तक मिलेगा जब तक उसकी फैमिली को जो एनहेंस्ड रेट है ना, वो या तो 7 साल तक मिलेगा मैक्सिमम। ये हम रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बूढ़ा है, राइट। यहाँ पे जो बात हो रही थी ना, ये 10 साल तक 50%, ये कोई नौजवान, राइट, उसकी डेथ हो जाती है तब की बात। यहाँ रिटायर्ड डेथ हो रही है तो 7 साल तक मिलेगा, या जब तक उसकी 67 ईयर्स पूरी ना हो जाए। मान लो वो सर्विस कर रहा होता तो कभी तो उसकी 67 होती ना, तब तक मिलेगा बस। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदे की डेथ हो जाती है, यहाँ वो रिटायर हुआ और मान लेते हैं 65 का है, वो 65 में उसकी डेथ हो जाती है, तो 2 साल और मिलेगा बस एनहेंस्ड रेट पे, यहाँ तक। यहाँ 67 हो जाएगी ना। और दूसरा केस ये कह रहा है, मान लो यहाँ रिटायर हुआ तो मैक्सिमम 7 साल तक मिलेगा। रिटायरमेंट 60 की एज है ना, तो ये रहा। इस केस में भी 67 है, राइट। मान लो 65 में डेथ होती है तो बस 2 साल और मिलेगा। इतनी सी बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो फैमिली है उसको एनहेंस्ड रेट पे कितने साल तक मिलता है। जो 50% मिल रहा था वो 10 साल तक, और रिटायर्ड के केस में 7 साल तक बस, या 67 ईयर्स, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तो कुछ 67 ईयर ही है ना, तो गवर्नमेंट मान के चलती है कि 67 तक तो बंदा ऐसे ही डेड हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, पॉइंट ही नहीं है ना। तो 67 ईयर्स इम्पोर्टेंट है। और अगर नौजवान एक बंदे की डेथ हो जाती है तो 10 साल तक सरकार देती है 50% पेंशन। और अदरवाइज़ जो फैमिली पेंशन होती है इन जनरल, तो वो मिलती है 30%, हमने देखा है ऊपर। सो ये हमने बात कर ली है हायर रेट ऑफ पेंशन, ये डाइज व्हाइल इन सर्विस है ना। ये फिर यहाँ पे एडिशनल फैमिली पेंशन है, इस पे आप एक नज़र मार सकते हैं। 80 से 85 कोई फैमिली पेंशनर की बात कर रहे हैं, वो सेम ही है जैसे पहले था ना। 80 to 85 के केस में 20%, और फिर आगे 20, 30, 40, 50, और 100 ईयर्स और मोर के केस में 100% एडिशनल फैमिली पेंशन दुगनी हो जाती है, मतलब यूँ समझो आप। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद रख सकते हैं ना। और फिर देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, वही सेम। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो फैमिली पेंशन है वो इस ऑर्डर में मिलेगी। सबसे पहले उसकी वाइफ, विडोवर, है ना, और फिर बच्चे उसके, फिर माँ बाप, डिपेंडेंट होने चाहिए, और फिर डिपेंडेंट भाई बहन। और पेरेंट्स और सिबलिंग्स का तो सीधा सीधा है कि डिपेंडेंट होनी चाहिए, और बच्चों का आगे कंडीशंस है वो हम देखेंगे, है ना। ये पहले भी आया था कि विडो और विडोवर में जो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड है ना, वो भी आएंगे। और ये चीज़ फिर से रिवाइज हो गई है कि 30% मिलेगा ऑफ पे, मिनिमम 9,000, मैक्सिमम 75,000। 75,000 हमने देखा था कैसे आया था। 2.5 लाख भारत सरकार मैक्सिमम देती है, उसका 30% निकाल लो,
बस। सो विडो को किस केस में मिलेगी वो हम देख लेते हैं। अगर वो रीमैरिज कर लेती है ना तो उसको नहीं मिलेगी, है ना, ये ध्यान रखना है। यानी किसी दूसरा उसको हस्बैंड मिल गया है, वो तो कमाता ही होगा, तो उसको अब पेंशन नहीं मिलेगी। और अगर वो किसी और सोर्सेज से इनकम कमा रही है तो भी उसको मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम इनकम उसकी हो ही ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सोर्सेज से अगर इनकम आ रही है ना तो भी वो फैमिली पेंशन तो लेती ही रहेगी। और एक से ज़्यादा किसी की वाइफ सी वो विडो हो गई हैं तो उनको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, है ना। और विडो की डेथ हो जाती है तो उनके चिल्ड्रन को मिलेगा। हाँ, चिल्ड्रन की एलिजिबिलिटी हम देखेंगे आगे। ये यूजुअली जो चिल्ड्रन है ना उनको, मेल को तो 25 ईयर्स की एज तक ही मिलता है, या जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। और डॉटर जो होती है ना उसके केस में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अगर मैरिज हो जाती है तो नहीं मिलता। बस एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे हमने रीमैरिज का दिखा था ना कि रीमैरिज अगर हो जाती है तो नहीं मिलेगा, और बट रीमैरिज के केस में मिलता रहेगा अगर उसकी जो इनकम है वो मिनिमम फैमिली इनकम से ही कम है, मिनिमम फैमिली पेंशन से, मिनिमम 9,000 है ना, अगर उससे भी कम उसकी इनकम है फिर चाहे वो रीमैरिज कर ले कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मिलेगी फैमिली पेंशन। ओके। और बच्चों को कैसे मिलेगा? पेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि एक ये भाई है एक ही उसका छोटा भाई है, इनको बराबर बराबर नहीं बांटेंगे। जो बड़ा भाई है उसको ही मिलेगा, ये बाद में अपना हिस्सा बांटते फिरें वो अलग बात है ना। सरकार तो एक बंदे को देगी, वो दो के साथ माथा नहीं मारेगी। सो ये मामला है। अगर माइनर है तो गार्जियन के थ्रू, ट्विन है तो उनमें बराबर बांट देगी। और चिल्ड्रन ऑफ वॉइडेबल मैरिज को भी फैमिली पेंशन मिलेगी। वॉइडेबल मैरिज यानी मान लो ये जो बच्चा है इसके जो माँ बाप थे, मान लो ये गवर्नमेंट सर्वेंट था, इसकी स्पाउस थी, इनकी जो शादी है वो लीगल नहीं है, वो वॉइडेबल है या वॉइड हो भी चुकी है, वो बच्चे भी एलिजिबल है फैमिली पेंशन। उनका क्या कसूर है ना। और इसमें अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी है, स्टेप चिल्ड्रन भी है, और रिटायरमेंट के बाद भी बच्चे जन्मे हैं ना वो भी हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। फाइन। फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रन में भी लड़का अगर है तो या तो उसकी शादी हो जाए तब तक मिलेगा, या 25 साल का हो जाए तब तक मिलेगा, या वो अपनी कमाई स्टार्ट कर दे तब तक मिलेगा। इन तीनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसकी पेंशन बंद हो जाएगी, है ना। ये यहाँ लिखा हुआ है 25 से कम होना चाहिए। सो लड़के को 25 साल तक ही मिलेगा, बट अगर वो किसी मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है फिर वो पूरी लाइफ उसको मिलेगा पेंशन, फैमिली पेंशन। और जो डिसेबिलिटी उसकी है ना वो डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट से पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डेथ हुई उसके बाद उसको सदमा लगा और डिसेबल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। एम्प्लॉय की डेथ से पहले वो डिसेबल्ड होना चाहिए, तभी उसको पूरी लाइफ के लिए मिलेगा। और मान लेते हैं कि किसी लड़के की जो कि फिजिकली डिसेबल है उसकी शादी हो जाती है, मैरिज, तो भी उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, है ना। और डॉटर को थोड़ी सी छूट दी गई है, इसमें ये 25 साल वाली लिमिट नहीं है, है ना।
ये अगर अनमैरिड है, विडोड है और डिवोर्स्ड है तो उसको मिलता ही रहेगा। बस एक कंडीशन है कि वो अपना लाइवलीहुड नहीं कमा रही होनी चाहिए। अगर उसकी खुद की कोई इनकम है तो उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ अगर वो अनमैरिड है इतना ही काफ़ी है। लड़के को लेकिन 25 साल का होते ही मान लेती है सरकार की, भाई अपना काम शुरू कर दे। 25 साल के बाद लड़के को नहीं मिलता है कोई भी फैमिली पेंशन। सो ये वाले क्वेश्चंस पिछले बार सीआरई में पूछे गए थे और इसको हमने अपनी PYQ वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जो पिछले सीआरई में पूछे गए थे, सीआरई 1 में। फाइन। उसके बाद पेरेंट्स की बारी आती है। पेरेंट्स में भी पहले मदर को प्रेफरेंस दी जाती है फैमिली पेंशन में, फिर फादर को। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, पूरी लाइफ उनको दिया जाता है। ये तभी दिया जाता है अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोई विडो या विडोवर नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं, राइट। या उन बच्चों की बच्चे अब एलिजिबल नहीं रहे। मान लो उसका लड़का था, वो 25 साल पार कर गया है, तो अब फैमिली पेंशन किसको मिलेगी? मदर को, राइट, फिर फादर को। ऐसे चलता है। सो ये पूरा सीक्वेंस है, ऐसे चलेंगी चीज़ें। और पेरेंट्स मान लेते हैं कि इनकम कमाने लग जाते हैं, लाइवलीहुड, तो उनकी पेंशन स्टॉप कर दी जाएगी। उनको सर्टिफिकेट हर साल देना होता है एक। बस ये जो विडो थी ना, इसके केस में ये छूट है कि कोई लाइवलीहुड कमा रही हो या ना कमा रही हो तो भी उसको पेंशन मिलेगी। बाकियों के केस में अगर कोई लाइवलीहुड कमाना शुरू कर देता है, जैसे बेटा हो, बेटी हो या पेरेंट्स हो, अगर उन्होंने लाइवलीहुड कमाना शुरू कर दिया है तो उनकी पेंशन स्टॉप कर दी जाएगी। और डिपेंडेंट सिबलिंग्स अगर हैं, भाई बहन, उनको तभी मिलेगा अगर वो मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हो। और ये डिसेबिलिटी जो है बिफोर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट होनी चाहिए, हम पहले भी देख चुके हैं। फाइन। सो ये चीज़ याद रखने वाली है। भाई बहन को फैमिली पेंशन तभी मिलेगी अगर वो मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ से पहले एग्जिस्ट करती थी, तभी उनको फैमिली पेंशन दी जाएगी। फाइन। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग केस आता है जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनमें से एक की डेथ हो जाती है ना। तो एक जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो, उसको सैलरी जो मिलेगी ना, वो सैलरी भी ड्रॉ करेगा और उसको फैमिली पेंशन भी मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेंगी। फाइन। सैलरी या पेंशन अगर वो पहले से कोई ड्रॉ कर रहा था तो और उसका हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन भी मिलेगी, दोनों मिलेंगी। और मैक्सिमम लिमिट हमने देखी है, 1,25,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, इन दोनों की ही अगर डेथ हो जाए तो उसके बच्चों को क्या मिलेगा? फिर बच्चे ही बचते ना। तो उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको दो दो फैमिली पेंशन्स मिलेगी, एक तो हस्बैंड की साइड से, एक वाइफ की साइड से, है ना। और 75,000 मैक्सिमम लिमिट है अगर नॉर्मल रेट्स पे पे किया जा रहा है, 1,25,000 अगर एनहेंस्ड रेट पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेन जो याद रखने वाली है वो ये है कि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाए तो साथ में सैलरी या पेंशन ऑलरेडी उठा रहा था वो तो लेगा ही लेगा, प्लस फैमिली पेंशन भी लेगा। और अगर दोनों ही की डेथ हो जाए तो बच्चे को दो दो फैमिली पेंशन मिलेगी। फाइन। मान लो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है व्हाइल अंडर सस्पेंशन, तो क्या होगा?
तो जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन था उसको ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा फॉर ऑल पर्पजेस। सो यानी सस्पेंशन वाला नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, सारा मामला रफा दफा। फाइन। उसके बाद बात आती है कोई पर्सन जो है उस जो एलिजिबल मेंबर था जिसको फैमिली पेंशन मिलनी है, उसने अगर मर्डर किया है गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उसकी जो पेमेंट है वो सस्पेंड कर दी जाएगी, फैमिली पेंशन, जब तक कि कंक्लूड ना हो जाए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और तब तक के लिए जो दूसरा एलिजिबल मेंबर है फैमिली का उसको दे दिया जाएगा। यानी मान लो ये गवर्नमेंट सर्वेंट था, इसकी डेथ हो गई, तो यूजुअली इसके स्पाउस को मिलनी चाहिए। स्पाउस पे अगर केस लगा हुआ है कि इसने ही मर्डर किया है, स्पाउस नहीं, तो आगे बच्चों को मिलना चाहिए। तो इसका स्पाउस का तो सस्पेंड हो जाएगा, बच्चों को मिलेगी फैमिली पेंशन। ओके। और बच्चों के केस में अगर वो बच्चा माइनर है, माइनर चाइल्ड है, तो गार्जियन को अपॉइंट किया जाएगा, है ना। उस स्पाउस जो थी ना, मान लो इसकी माँ ने उस बाप की मर्डर किया है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, तो उसकी मम्मी को गार्जियन नहीं बनाएंगे क्योंकि उसी ने तो मर्डर किया है। हम अलग से एक गार्जियन को अपॉइंट करेंगे, है ना। और मान लो जिसके अगेंस्ट केस चल रहा था वो एक्विट हो जाता है, यानी सारे मामले उसके रफा दफा हो जाते हैं, उसको कोर्ट बरी कर देता है, मतलब सारे जो भी उस पर इल्ज़ाम लगे थे उनसे मुक्त कर देता है, एक्विट कर देता है। तो उस केस में क्या जो सेकंड मेंबर को हम पे कर रहे हैं उससे रिकवरी करेंगे? नहीं, रिकवरी नहीं करेंगे। वहाँ जिस डेट से वो एक्विट हुआ है उस डेट से ये पेमेंट बंद हो जाएगी, और फर्स्ट मेंबर जिसको मिलना चाहिए था, जिस पे केस चल रहा था, उसको मिलना शुरू हो जाएगी। बस इतना ही है। फाइन। और फिर हम बात करते हैं को ऑथराइजेशन। यूजुअली एक पर्सन को मिलती है ना, यहाँ हम को ऑथराइज कर रहे हैं। को ऑथराइजेशन यानी दो दो को मिलेगी। वो तब मिलेगी जब परमानेंटली डिसेबल्ड हैं कोई बच्चे या सिबलिंग, है ना, उनको हम को ऑथराइज कर देते हैं। इसलिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह लगा दो, वो काफ़ी है। और जो फैमिली पेंशन डिसेबल्ड को मिलेगी उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट काफ़ी होगा। और जो डिसेबिलिटी है ना वो बिफोर देयर डेथ होनी चाहिए, डेथ से पहले वो डिसेबल्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेथ होने के बाद वो डिसेबल हो रहा है, फिर नहीं मिलेगी फैमिली पेंशन। फिर फैमिली पेंशन तो मिलेगी बट वो फिर नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, यानी कि चिल्ड्रन जो सन है अगर तो 25 साल तक, और डॉटर है तो वो अगर अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है तो ही मिलेगा, है ना। लाइवलीहुड कमाना शुरू कर दिया तो बेटा हो या बेटी हो दोनों की ही पेंशन बंद कर दी जाती है। हाँ, विडो के केस में वो बंद नहीं की जाती। विडो जो होती है ना, यानी उसकी वाइफ, वो दूसरे सोर्सेज से भी इनकम ले सकती है, कोई इशू नहीं है। सो अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ टू फैमिली पेंशंस। सो मान लेते हैं कोई री एम्प्लॉयड पेंशनर है, यानी रिटायरमेंट हो गई, पेंशन उसको मिल रही है और फिर से उसने ज्वाइन किया किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी डेथ हो जाती है, और वो डेथ जो है वो हुई है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। मान लो कोई हेल्थ वर्कर था, वो एक्सपोज हो गया किसी वायरस के ड्यूरिंग अपनी सर्विस के, सो उसको मान लेंगे कि जो डेथ है डेट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस। सो यहाँ पे ख़ास बात ये आती है
कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल उस पर लगेगा और उसके तहत उसको एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल के तहत उसके फैमिली को पेंशन मिलेगी, प्लस पुरानी सर्विस के तहत जो पेंशन मिल रही थी उसके बिहाफ पे नॉर्मल फैमिली पेंशन, ये फैमिली पेंशन, और जो नई सर्विस में डेथ हुई है उसके कारण भी पेंशन, तो डबल डबल पेंशन मिलेगी उसकी फैमिली को। फाइन। फिर क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो रिटायरमेंट के बाद शादी करता है, तो उसकी जो स्पाउज होगी, पोस्ट रिटायरल स्पाउज, और उससे हुए उसके बच्चे जो होंगे, क्या वो भी एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए? हाँ बिल्कुल, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। फाइन। अब हम देखते हैं फैमिली पेंशन टू द फैमिली ऑफ ए मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पे मिसिंग की बात आ गई, यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग है, या कोई जो पेंशनर है वो मिसिंग है, या कोई फैमिली पेंशनर है वो मिसिंग है। उस केस में क्या होगा, मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग है, तो उसको मान लेते हैं यहाँ तक उसको लीव सैंक्शनड थी, छुट्टी पे था यहाँ तक, तो यहाँ तक तो उसको पे मिली गई है, यहाँ वो मिसिंग है यहाँ पे इसके बाद से, तो जिस डेट से वो जहाँ तक लीव सैंक्शनड थी ना, इस डेट से लेकर के आगे फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी उसके आने वाले लोगों को, अपने फैमिली को। फिर हम बात करते हैं कोई फैमिली पेंशनर अगर मिसिंग है, यानी फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट तो ऑलरेडी डेड है, फैमिली वाले किसी मेंबर को पेंशन मिल रही थी, उसकी वो अगर मिसिंग है, तो मान लो यहाँ तक उसको फैमिली पेंशन मिली, इस पर्टिकुलर डेट को वो मिसिंग है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर डेट से, और यहाँ पे मान लो एफआईआर दर्ज करवाई है, तो जिस दिन एफआईआर दर्ज करवाई है ना, उस यहाँ एफआईआर, तो इस डेट से मिलना शुरू हो जाएगा। फाइन। और या फिर फ्रॉम दी या फिर, या तो ये बात हो गई एक तो एफआईआर वाली, जिस दिन एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई, या जब तक उसको पेंशन ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, है ना, उस डेट से यूजुअली एफआईआर ही माना जाएगा, है ना। और अगर वो फ्रॉड वगैरह करके मिसिंग है, तो उस केस में उसको कोई फैमिली पेंशन उसके लोगों को नहीं मिलेगी। और फिर हम देखते हैं ऑथराइजेशन ऑफ फैमिली पेंशन। सो प्रोविजनल पेंशन दी जाती है, प्रोविजनल फैमिली पेंशन, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, सो जो क्लेम है ना फॉर फैमिली पेंशन, वो हेड ऑफ ऑफिस में रिसीव होगा। हेड ऑफ ऑफिस चेक करके सैंक्शन कर देगा 15 दिन के अंदर अंदर, और वो अकाउंट ऑफिसर के पास भेज देगा, है ना। और फैमिली पेंशन जो होगी वो रूल 50 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल के तहत जो मैक्सिमम फैमिली पेंशन है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये ऐसे ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी कैन रीड। सो इसी के साथ साथियों हमारा पेंशन रूल्स समाप्त होता है। फाइन। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, इस पे आप एक नज़र मार सकते हैं। उसके बाद हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम बचेगा, एनपीएस। ये
आधे घंटे की वीडियो में, 30 मिनट की वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ हमारा पेंशन रूल समाप्त होता है। बहुत ही बड़ा ये रूल था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार कम से कम आप 10 से 15 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए, पेंशन रूल से और एनपीएस से मिला के इतने क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे। लेट्स रैप अप दिस सेशन। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ऑलरेडी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। ये हमारा चैनल है, इस पे आप अगर जाते हैं हम यहाँ पर प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीएस रूल्स। इसमें 8 वीडियोस मैंने डाली है। सीसीएस लीव रूल सबसे पहली वीडियो थी, फिर सीसीएस सीसीए रूल जिसके तहत पेनल्टी लगती है, जीएफआर इसकी रिवाइज्ड वीडियो मुझे डालनी पड़ेगी, जिसमें जो कुछ लिमिट्स वगैरह रिवाइज हुई हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। इसका मैं रिवाइज्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। ऑफिस प्रोसीजर बहुत ही शानदार तरीके से कवर कराया है, आप इसे देख सकते हैं। फिर एलटीसी रूल्स मैंने बनाया है। कंडक्ट रूल, ये भी बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैसा कंडक्ट होना चाहिए। और पीवाईक्यूज़ की वीडियो आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है। इसमें हमने CRE 1 में जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस किए थे। और फिर सीसीएस पेंशन रूल का पार्ट 1 भी इसमें डाला हुआ है। और पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे, उसको मैं अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 बहुत ही जल्द। और उसके बाद हमारा बचेगा क्या, FRSR, जो हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फिर हमारा एक छोटा सा रूल है ट्रैवलिंग अलाउंस रूल, जो कि बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। और जॉइनिंग टाइम तो FRSR में कवर हो जाएगा। फिर एक RTI बचेगा, ये भी हम कवर अप कर लेंगे। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे वो टॉपिक्स आते हैं इसमें, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, ये 3 चीज़ें आती है। और ऑफिस प्रोसीजर भी इसी का ही पार्ट है ना। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। वो बहुत छोटा टॉपिक होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और फिर हमारा कंप्यूटर बचेगा। कंप्यूटर की मैराथन भी 1 घंटे में हो जाएगा हमारा कंप्यूटर, ठीक है। साथियों, इसी के साथ हमें ये सेशन रैप अप करना पड़ेगा। और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, राइट? So let's wrap up.